गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो प्रीवियस वीडियो में हमने आंध्र सातवाहन वंश तक पूरी जानकारी प्राप्त कर ली थी। तो आज के वीडियो में हम हिंद यवन आक्रमण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर मौर्योत्तर काल की हम बात करें तो मौर्योत्तर काल में बहुत सारे छोटे छोटे राजवंशों का उदय हो गया था, क्योंकि आप जानते हैं जब भी एक बड़े राजवंश की समाप्ति होती है तो छोटे छोटे कई राजवंश उदित हो जाते हैं, और छोटे छोटे राजवंश उदित होने के कारण ये विदेशी आक्रांताओं को एक निमंत्रण की तरह कार्य होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि 305 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा सेल्यूकस निकेटर को तो पराजित कर दिया गया था, लेकिन उनके उत्तराधिकारी जो थे वो अभी भी बैक्ट्रिया वाला जो क्षेत्र था, यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं कि अफगानिस्तान पाकिस्तान इन दोनों को मिला के ये जो एरिया था ये बैक्ट्रिया कहलाता था। ठीक है, तो बैक्ट्रिया वाले प्रदेश में सेल्यूकस निकेटर के उत्तराधिकारी अभी भी शासन कर रहे थे, और ये था ईरान यानी पार्थिया, और ये भी किसके अधीन था? सेल्यूकस निकेटर के ही अधीन था, यानी यूनानियों के ही अधीन था ये। ठीक है, अब यहाँ पे सेल्यूकस निकेटर की मृत्यु के पश्चात क्या होता है कि उसके उत्तराधिकारी अयोग्य थे। अब अयोग्य उत्तराधिकारी थे, अतः यहाँ पर दो नए व्यक्ति दबंग स्टाइल में एंट्री मारते हैं। उनका नाम है, एक यह बैक्ट्रिया प्रांत का शासक था जिसका नाम था डियोडोटस। ठीक है, यह बैक्ट्रिया का शासक था, और दूसरा पार्थिया यानी ईरान का शासक था एक्सस। ये दो व्यक्ति क्या करते हैं, खुद को स्वतंत्र सत्ता की स्थापना कर लेते हैं। अब इन दोनों ने स्वतंत्र सत्ता की स्थापना कर ली। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है कि डियोडोटस जो था, ये डियोडोटस इसी का सबसे प्रतापी शासक, इसी के वंश में सबसे प्रतापी शासक होता है डेमेट्रियस। और डेमेट्रियस का हम पढ़ चुके हैं दोस्तों सुंग वंश के दौरान। सुंग वंश के दौरान हमने पढ़ा था कि डियोडोटस का वंशज जो था डिमेट्रियस ने भारत पर आक्रमण किया था। भारत पर आक्रमण करता है और उसे पुष्यमित्र सुंग का पौत्र वसुमित्र उसे रोक देता है। ठीक है, अतः वो मैं भारत में एंट्री नहीं कर पाता है। यानी क्वेश्चन ये बनेगा कि पहला कौन सा हिंद यवन शासक था जिसने भारत में एंट्री की थी, तो वो था डिमेट्रियस। ओके, और डिमेट्रियस को किसने रोका था? तो सुंग वंश के प्रतापी शासक वसुमित्र द्वारा ये रोक दिया गया था। ओके, ये पुष्यमित्र सुंग का पुत्र था। अब यहाँ पे क्या होता है, डिमेट्रियस साकल इसी को वर्तमान में सियालकोट भी कहा जाता है, ये पाकिस्तान में स्थित है। तो इसको राजधानी बनाकर कौन? डिमेट्रियस यहाँ पर शासन करने लगता है। तभी एक घटनाक्रम होता है कि डिमेट्रियस अपनी राजधानी छोड़कर यहाँ पर आ चुका था। तो इसी दौरान क्या होता है, बैक्ट्रिया में विद्रोह हो जाता है। बैक्ट्रिया में एक और व्यक्ति जिसका नाम था एंटियोलकिड्स की अध्यक्षता में क्या हो जाता है, यहाँ पर के नेतृत्व में विद्रोह हो जाता है, और डिमेट्रियस का जो बैक्ट्रिया वाला क्षेत्र था उस पे कौन कब्जा कर लेता है? एंटियोलकिड्स। अब यहाँ पर क्या होता है कि डिमेट्रियस को बैक्ट्रिया से हाथ धोना पड़ता है, और ये यहीं पर शासन कर रहा है। कहां पर? सियालकोट यानी कि शाकल को राजधानी बनाकर शासन कर रहा है। अब यहाँ पर क्या होता है कि एंटियोलकिड्स में हमें कोई ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं करना है। एंटियोलकिड्स में सिर्फ एक काम की चीज है, इसी का एक दार्शनिक था जिसका नाम था हेलियोडोरस क्या करता है दोस्तों, किसके दरबार में भारत आता है? ये सुंग वंश के दौरान हमने पढ़ा था। तो ये सुंग वंश के शासक भागभद्र के दरबार में भारत में एंट्री लेता है, और ये पहला विदेशी व्यक्ति था जिसने भागवत धर्म ग्रहण किया था। क्लियर? तो यहाँ पर हेलियोडोरस एंटियोलकिड्स का ही दूत था, ये आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है। आगे हम बात करते हैं डिमेट्रियस की। तो डिमेट्रियस जो था, इसके वंश में सबसे प्रतापी शासक होता है मेनांडर। ठीक है, ये मेनांडर जो था, ये इसको मिलिंद भी कहा गया है, बौद्ध ग्रंथों में इसको मिलिंद भी कहा गया है, ये याद रखिएगा। ये डिमेट्रियस वंश का ही प्रतापी शासक था। अब ये व्यक्ति जो था, इसने भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। जैसे अगर हम देखें तो गुजरात, उज्जैन, मथुरा, ये सब इसके अधीन था। ठीक है, इतना पूरा एरिया अगर हम देखें तो ये पूरा किसके अधीन हो गया था? मेनांडर के अधीन। मेनांडर इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था, ये आप याद रखिएगा।
अब यहाँ पर क्या होता है, इसने मथुरा को अपनी सांस्कृतिक राजधानी बनाई थी दोस्तों। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि मेनांडर ने अपनी सांस्कृतिक राजधानी किसे बनाई थी, तो मथुरा को इसने अपनी सांस्कृतिक राजधानी बनाई थी। अब यहाँ पे क्या होता है कि मेनांडर की मुलाकात हो जाती है एक बौद्ध भिक्षु नागसेन से। नागसेन, अब भाई बौद्ध भिक्षु नागसेन से मेनांडर की मुलाकात हो गई। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, उस समय बौद्ध भिक्षु इतने प्रभावी व्यक्तित्व के होते थे कि जो भी उनसे एक बार मिल लिया, समझो वो बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। ठीक है, तो वही होता है यहाँ पर नागसेन और मेनांडर के बीच में क्या होता है, बौद्ध धर्म को लेकर वार्तालाप होते हैं। यहाँ पर मेनांडर जो है वो क्वेश्चन पूछता है, नागसेन उसके उत्तर देते हैं। तो इस प्रश्न उत्तर की शैली में एक ग्रंथ की रचना हुई है। इस ग्रंथ को कहा जाता है मिलिंद पन्हो। इस ग्रंथ का क्या नाम है दोस्तों, मिलिंद पन्हो। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, मिलिंद पन्हो कौन से धर्म का ग्रंथ है, तो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है ये। इसमें क्या है, तो मेनांडर और नागसेन के बीच जो भी वार्तालाप हुआ था उसकी सारी चीजें यहाँ पर प्रश्नोत्तर शैली में इस ग्रंथ को लिखा गया है। ओके, तो यहीं पर मेनांडर जो है नागसेन से इतना ज्यादा प्रभावित हो जाता है कि उसके बाद में ये बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेता है। तो दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेगा कि सबसे पहला विदेशी शासक कौन था जिसने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, तो उसका आंसर आ जाएगा दोस्तों मेनांडर। ठीक है, और मेनांडर को बौद्ध ग्रंथों में मिलिंद भी कहा गया है। ये क्वेश्चन है, आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो इतनी जानकारी हमें इंपॉर्टेंट है जो कि पढ़ना है हिंद यवन शासकों के अंतर्गत। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है कि हिंद यवन शासकों का बहुत अच्छे से साम्राज्य पूरा चल रहा था। कब तक, कहां तक, मेनांडर तक। मेनांडर के उत्तराधिकारी जो थे बहुत ही अयोग्य उत्तराधिकारी थे, अतः ये साम्राज्य को संभाल कर नहीं रख सके। तो अब क्या होता है कि इधर इस वाले क्षेत्र, यानी ये जो चाइना का क्षेत्र है, चाइना वाले क्षेत्र में सीथियन या शक, ठीक है, शक जनजातियां, सीथियन जनजातियां जो थी वो निवास करती थी। अब यहाँ पर सीथियन जनजातियों ने क्या किया कि उस समय अगर हम देखें चाइना में, तो चाइना में शी हुआंगतिंग नामक जो शासक हुआ था, उसने चीन की विशाल दीवार का निर्माण प्रारंभ कर दिया था। अब उस विशाल दीवार के निर्माण की वजह से जितनी भी जनजातियां थी वो उस ओर आक्रमण नहीं कर पा रही थी, अतः वो सारी जनजातियां भारत की ओर बढ़ी। ठीक है, तो चाइना उस समय से हमें तकलीफ दे रहा है दोस्तों, तब से आक्रमण कर रहा है भारत पे। तो यहाँ पे क्या होता है, उन शकों ने इधर आक्रमण किया बैक्ट्रिया पे, और यहाँ पर यूनानियों की सत्ता समाप्त कर दी। और अब हम अगला आक्रमण पढ़ेंगे, शक आक्रमण। ओके, तो ये आप याद रखिएगा, हिंद यवन में इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब दोस्तों हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि हिंद यवन आक्रमण के प्रभाव क्या पड़े। एग्जाम में यही क्वेश्चन बनेगा, एमपीपीएससी मेंस में आपको लिखने को आ सकता है कि हिंद यवन आक्रमण जो है इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसके प्रभावों की अगर हम बात करें तो यहां पर सबसे पहली बात कि सप्ताह का 7 दिनों का विभाजन। ठीक है, हम जो सप्ताह का 7 दिनों का विभाजन करते हैं, 7 दिन होते हैं जो, ये हमने किन से सीखा है, तो इन्हीं लोगों से, यूनानियों से ही सीखा है। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करें तो ज्योतिष का ज्ञान, ज्योतिष का ज्ञान हमें कहां से हुआ है, तो यूनानियों से हुआ है। नक्षत्र देखकर जो भविष्य देखने की कला है, आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा, एक सफेद कलर के कुछ कांच की तरह एक गोला रहता है, उसमें देखकर भविष्य बताते हैं, जो टेरो कार्ड पद्धति जो होती है, वो सब किन की देन है, तो यूनानियों की देन है दोस्तों। ठीक है, फिर ग्रहों के नाम, ग्रहों के जो नाम है वो भी अगर आप देखा जाए तो हमने यूनानियों से ही सीखे हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो ये तो हुआ इनका प्रभाव, हमारा इन पे क्या प्रभाव रहा, तो योग और दर्शन दो क्षेत्रों में हमेशा यूनान भारत का ऋणी रहेगा। योग और दर्शन दो क्षेत्रों में हमेशा यूनान जो है वो भारत का ऋणी रहेगा, और ये दो चीजें यूनान ने हमसे सीखी है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो लेख युक्त सिक्के जो थे, लेख युक्त सिक्कों को प्रारंभ भी सबसे पहले यूनानियों ने ही किया है। ठीक है, हिंद यवन शासक जो थे, यूनानी हिंद यवन शासक जो थे, हिंद यूनानी शासक, ये सभी इन्हीं के नाम है। तो इन्होंने ही सबसे पहले लेख युक्त सिक्के, यानी सिक्कों के ऊपर राजा के नाम या राजा की फोटो वगैरह वगैरह ये सब चीजें जो होती है वो इन्हीं की देन है। आगे अगर हम बात करें तो गांधार शैली जो है, गांधार शैली हम आगे पढ़ेंगे कुषाण वंश में।
तो उस पर भी हम देख सकते हैं कि यूनानी प्रभाव क्लियर दिखता है। इसी कारण उसको इंडो ग्रीक शैली भी कहा जाता है। तो ये अगली अगर हम बात करें तो यवनिका। यवनिका शब्द आप लोगों ने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो मैं आपको बता दूं, यवनिका का अर्थ होता है पर्दा गिरा, यानी पर्दा प्रथा का ये प्रतीक है। एक तरीके से हम देखें तो जो पर्दा प्रथा भारत में पहले प्रचलित नहीं थी, भारत में पर्दा प्रथा आप पुराने ऋषि मुनियों के कोई से भी सीरियल आपने देखे होंगे तो वहां पर किसी भी विदुषी या किसी भी महिला को आप लोगों ने पर्दे में नहीं देखा होगा, ठीक है, क्योंकि भारत में वेदों में कहीं पे भी पर्दा प्रथा का उल्लेख नहीं है कि स्त्री को पर्दे में छुपा के रखो। लेकिन ये किसकी देन है, तो बाद में प्रारंभ हुई थी और वो इन्हीं की देन है, हिंद यवन आक्रमणकारियों की, यूनानी शासकों की ही देन है। इन्होंने ही पर्दा प्रथा प्रारंभ की थी और ये शब्द भी इन्हीं का दिया हुआ है, यवनिका। क्लियर? तो ये प्रभाव रहा है किसका, हिंद यवन आक्रमण का भारत पर। तो इतनी चीजें हैं एमपीपीएससी मेंस में, इन्हीं 7 बिंदुओं के अंतर्गत आपको आंसर लिखना होगा। ठीक है, तो अब हम आगे जो पढ़ेंगे वो शक आक्रमण पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।